जल्दी करो। सॉरी निलोफर, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अभिनंदन बैंक्वेट। अरे हाँ, आज तो कीर्ति की शादी है ना? पहले बताया क्यों नहीं मेरे को? मैं कपड़े चेंज कर लेता। हाँ, रास्ते में तुम्हारे लिए शेरवानी ले लेते हैं। हम शादी में नहीं जा रहे स्टूपिड। तुमने जो गूफ अप करा है उसे रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। नो एक्सक्यूज जेकब, दूल्हा विदाउट सेहरा पॉसिबल ही नहीं है। नो इश्यूज कीर्ति। और वैसे भी हमारी कम्युनिटी में सब एक्साइटेड है कि आज जेकब फर्नांडिस घोड़े पे शादी करने जाएगा। घोड़ा नहीं बुद्धू, घोड़ी होती है। सीरियसली यार, इन लोगों ने घोड़ा बुक कर दिया। हंसो मत यार, जाओ जाकर जेंडर चेंज करो। अच्छा एक मिनट, मेरी फ्रेंड नीलोफर का कॉल आ रहा है। आई विल सी यू एट जयमाला। हाय नीलोफर। थैंक गॉड कीर्ति तुमने फोन उठा लिया। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कीर्ति, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फ्रॉड है। ये कई बार नाम बदल के पहले भी शादियां कर चुका है। इनफैक्ट इसका टारगेट होता है कि ये रिच लड़कियां फंसाता है, फिर उनसे मोटी डाउरी लेता है और प्रॉपर्टी बेच के भाग जाता है। यही इसकी मॉडस ऑपरेंडी है यार। और ये सब तो मुझे अब बता रही हूँ। 2 महीने पहले मैंने तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी को इस काम पर लगाया था ताकि पता चल सके कि वो इंसान सही है या गलत, उसका बैकग्राउंड क्या है। और तुमने क्या किया? और गोल्डी तुमने तो मुझे सारे ग्रीन सिग्नल्स दिए थे ना कि सब सही है। उसके बाद जाकर मैंने हाँ किया। कीर्ति, गोल्डी से गलती हो गई। मैंने तुम्हें सिर्फ काम नहीं दिया था नीलोफर। मैंने समझा था तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारे लिए मेरे कंसर्न्स मैटर करते हैं, पर तुमने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। सॉरी सॉरी माय फुट नीलोफर। 25 लाख लग चुके हैं शादी पे, इंक्लूडिंग योर फीस। और वहां पे ना वेन्यू के बाहर सारे गेस्ट खड़े। क्या बोलूं मैं उनको जाकर? और आज ना जेकब से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, और इसे ना मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैम, कुछ बोलना भी मत। देखा, तुम्हारी वजह से कितना सुनना पड़ा मुझे। मैम गोल्डी, कुछ दिनों तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हाँ नीलोफर, एक जासूस जालसाजी का शिकार हो गई। मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था और तुम्हारी जैसी जासूस भी मात खा गई। तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो बलराम। आई न्यू इट कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अरे मैं तो लगना चाहता हूँ ना। मेरे होंठ तो आज भी तुम्हारे प्यार का अमृत चखने के लिए बेकरार हैं। ये वाहियात बातें ना कहीं और जाके करो। निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं जानता हूँ मैं बहुत बदनाम हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे नाम, तुम्हारी शोहरत पे मरता हूँ मैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले हमारी मोहब्बत को एक बर्बाद अफसाना समझ लें। बेहतर होगा अंदर बुला लो। बोलो, क्यों फिर से तंग करने आ गए? तंग तो तुम्हारा दिल है। हाँ, प्यार करने में भी कंजूसी। बिना छुए बात नहीं कर सकते बलराम। और अपनी ये वाहियात शेरो शायरी ना बंद करो, निकलो यहाँ से। जिसकी उम्मीद तुम लेकर आए हो, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मैं तो नाउम्मीद होकर ही आया हूं। तुम मुझसे क्या, मेरी जिंदगी मुझसे रूठ गई है। मतलब? नीलोफर, मुझे कैंसर हो गया है। सच कह रहा हूं, मेरे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मरने से पहले मैं सारे गिले शिकवे तुम्हारे साथ जो हुए दूर करना चाहता हूं। अगर तुम कहो तो बाकी बची जिंदगी तुम्हारे साथ रहने के बहाने मत ढूंढा करो यार। भरोसे के लायक नहीं हो तुम। और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं है?
कोई मतलब नहीं ना तुम्हें मुझसे, तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। कल का मरता है, मुझे हर्ज क्या है? मैं पागल नहीं हूँ, तुम्हें ड्रामा लग रहा है? मैं अभी करके दिखाता हूँ। I know you love me. देखिए मेरी मोहब्बत, तुम ऐसे ही मुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकती निलोफर। आई नो यू लव मी। Still hate you. सच्ची? सर पड़ोसी ने 3 गन शॉट्स की आवाज सुनी है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता सर। सर घर अंदर से बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे लगता है ये क्लियर हॉस्टेज सिचुएशन है। चल, घर किसका? सर नीलोफर मलिक, प्राइवेट डिटेक्टिव है। अभी अंदर कितने लोग हैं? सर वो तो पता नहीं, पड़ोसी ने कहा कि मियाँ बीबी अंदर गए। जैकेट का बुलेट प्रूफ? सर पता नहीं था यहाँ जरूरत पड़ेगी, लेकिन मंगवाई है। उसका टाइम नहीं है हमारे पास, इंटरलॉक तोड़ना पड़ेगा। तू चलाना नहीं तो मारा जाएगा। सरेंडर कर दे, इसी में तेरी भलाई है। ऐसा मत कर। आराम से हम बात करते हैं, आराम से, कोई अर्ज नहीं। हम पे भरोसा करो। बेटा बाप पे भरोसा नहीं करता, पति पत्नी पे भरोसा नहीं करती, भाई बहन पे भरोसा नहीं करते, तो मैं कैसे करूं? मैं हम तुम पे भरोसा करें? ठीक है, तुम बोलो, हम बात करते हैं। ठीक है, आराम से। इसका कोई दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोस में कोई है जिसको ये मानता है? नहीं पता सर। अरे कोई तो होगा। ओके शांत, रिलैक्स हो जाओ, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। आराम से। I know you love me. लगता है क्लोज रेंज से शूट किया लेडी को। फॉरेंसिक को बुलाओ और उनको बोलो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जल्दी मुझे, और ये डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। अजय, प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम सीन पे कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। गन के ट्रिगर पे भी जो फिंगरप्रिंट है वो बलराम के है। इसका मतलब साफ है कि बलराम ने नीलोफर को शूट किया एंड देन ही शॉट हिमसेल्फ। क्या सोच रहे हैं? अगर ऐसा ही हुआ है तो बलराम ने खुद को मारने से पहले ये क्यों बोला कि वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाया? राजीव, हम सोचते हैं कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ सबूत सच बोल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद हस्बैंड ने वाइफ को मारा और फिर जेल जाने के डर से या फिर गिल्ट की वजह से उसने अपने आप को गोली मारी। आई फील ये ओपन एंड शट केस है राजीव। लेकिन मर्डर वेपन एक पिस्टल है, वो कहाँ से आया, उसके सोर्स की प्रोफाइलिंग तो करनी पड़ेगी ना। राजीव, मारने वाला पिस्टल कहीं से भी अरेंज कर सकता है, और इस पॉइंट को अंडर कंसिडरेशन रखकर भी हम केस को क्लोज कर सकते हैं ना। देख, इस पे इतनी एनर्जी वेस्ट मत कर। एक काम कर, पोस्टमार्टम के बाद उन दोनों के रिलेटिव्स को ढूंढो, उनकी बॉडीज हैंड ओवर कर दो, एंड दैट विल बी ऑल। सर, वो नीलोफर के घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री एग्जिट के साइन नहीं मिले हैं। और सर किसी ने भी ये नीलोफर और बलराम के अलावा किसी तीसरे को नहीं देखा।
ये बलराम और नीलोफर के रिश्तेदारों को पता चला? नहीं सर, लेकिन इतना पता चला है कि जो नीलोफर है ना, ये एनआरआई थी और इंडिया में तो इसके कोई भी रिलेटिव नहीं थे। और सर हाँ, यहाँ पर इसके डिटेक्टिव एजेंसी है और इसका एक असिस्टेंट है गोल्डी। और बलराम? सर बलराम को तो यहाँ के लोग पिछले 1 साल से ही जानते हैं, क्योंकि ये बलराम ने नीलोफर के साथ पिछले 1 साल पहले ही शादी की थी और नीलोफर के घर में ही रहना था। बाकी की फॉर्मेलिटीज लोकल पुलिस कर लेगी। रस्तोगी अपने पुराने केस में लगते हैं। जी सर। मैं अपने बदले को नहीं बचा पाया। ये बलराम की बातें मेरे दिमाग में अभी तक गूंज रही है। हमारे नीलोफर के घर में घुसने के पहले जो कुछ भी हुआ होगा वो बहुत बड़ा सवाल है। हमें नीलोफर और बलराम के बारे में पता करना चाहिए। हो सकता है कुछ जवाब मिल जाए। क्या नाम बताया था असिस्टेंट का? गोल्डी। नीलोफर के साथ कब से काम कर रहा था? सर तकरीबन 5 साल से। हमने सुना नीलोफर एनआरआई थी। हाँ सर, अमेरिका से। एक्चुअली उन्होंने वहाँ पे एक डिटेक्टिव के साथ काम किया था। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो इंडिया आ गई थी और उन्होंने अपनी एजेंसी यहीं खोल ली थी। और ये बलराम, इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? सर बलराम सर मस्त किस्म के इंसान थे और वो अपने आप को आज़ाद मुसाफिर कहते थे। तो मुसाफिरों के ठिकाने भी तो होते हैं। कहाँ का रहने वाला था ये? सर हरियाणा में किसी जगह के थे। और काम क्या करता था? सर वो हमारी एजेंसी में काम करते थे। वो बलराम डिटेक्टिव था? सर वैसे तो वो एनआरपीएफ में थे। एक्चुअली नीलोफर मैम को अपना काम एक्सपेंड करना था और वो उसके लिए एक ऐसा इंसान चाहती थी जो जोखिम उठा सके। अब सर एक्स सर्विसमैन से बेस्ट तो कौन ही होगा, इसीलिए उन्होंने बलराम सर को अपॉइंट किया। लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन दिया था तुमको बलराम? जोशी का पीछा करना था ना, और तुम उसी के साथ हाथापाई करके आ गए। अरे पीछे ही कर रहा था मैं जोशी की कार का। उसने अचानक कार में ब्रेक मारी, मेरी बाइक टकरा गई। साली की बैकलाइट क्या फूटी, थप्पड़ मार दिया उसने मुझे, तो मैं क्या करता? अरे तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से जोशी को पता चल गया कि मेरा क्लाइंट उसकी जासूसी करा रहा है। तुम छोड़ो ये जासूसी, एक बाउंसर की नौकरी ढूंढ लो, वही सूट करती है तुमको। और तभी उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन खत्म हो गया। लेकिन सर इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी उन दोनों में प्यार हुआ और सर पिछले ही साल उन्होंने शादी भी की थी। एक बात बता कि बलराम नीलोफर को मार सकता है? सर मुझे नहीं लगता। तो कौन मार सकता है नीलोफर को? कीर्ति, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फ्रॉड है। जेकब से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है और इसे ना मैं कभी भूलूंगी नहीं। हेलो। याद तो मुझे ही कर रही होगी ना डार्लिंग। कमीने तू, हिम्मत है तो सामने आके बात कर, नंबर बदल के कॉल मत कर। अरे हम जरूर मिलेंगे। मैं भी उन मोमेंट्स को भूल नहीं पा रहा हूँ जब हम शादी से पहले एक हो गए थे। क्या दिन थे, जानती है? वो सब मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। मैं सोच भी नहीं सकती तू इतना गिरा हुआ निकल सकता है। तू मेरे सामने होता ना तो आई वुड हैव किल्ड यू। ओहो, मेरी बेबी को गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ? मुझे भी आया था उस डिटेक्टिव पे जब वो कबाब में हड्डी बन गई थी, पर अब मेरा गुस्सा शांत हो गया। May your friend Nilofer rest in peace. नीलोफर के ब्लड में पाया गया है और इसी की वजह से नीलोफर शायद कॉन्शियस नहीं रही होगी और उसने किया होगा। तो ये डीएनए क्या बलराम के डीएनए से मैच करता है? नीलोफर की बॉडी पे डीएनए मिला ही नहीं, शायद रेपिस्ट ने किया हो। सर ये नीलोफर के घर से हमें ना सिरिंज मिली है ना ड्रग मिला है, तो क्या ये सब बलराम ने गायब किया होगा? देखो, ये नए डेवलपमेंट के हिसाब से ये थ्योरी बनती है कि बलराम ने पहले अपनी बीवी को कर बेहोश किया। ये बलराम अपनी बीवी से इतनी नफरत करता होगा क्या? यही बात तो समझ में नहीं आ रही सर, उन दोनों के बीच में प्यार था भी या नहीं। देखा, ये ओपन एंड शट केस कैसे बूम करके बैठा है। चलो इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि नीलोफर का रेप किसी ने तो किया है, क्योंकि अभी तक ये माना नहीं जा सकता कि बलराम ने ही उसका रेप किया, और ये भी हम नहीं मान सकते कि बलराम ने नीलोफर का मर्डर किया, क्योंकि जो आदमी खुद को मारने के पहले ये बोल रहा था कि अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, वो अपनी बीवी को मार कैसे सकता है? चलो 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था, तो क्यों बलराम ने उस तीसरे आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया और सुसाइड कर लिया? और अगर उस किलर के एंगल से सोचते भी हैं तो उसने पहले नीलोफर का रेप किया और फिर मर्डर कर दिया, तो फिर आई विटनेस बलराम को जिंदा क्यों छोड़ दिया? इसलिए मैं बलराम को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है कि बलराम के अलावा भी कोई और क्रिमिनल हो सकता है। यू आर राइट राजीव, इसे तो इन्वेस्टिगेट करना ही होगा।
यू हैव फ्री होल्ड, गो अहेड। सिक्के को अगर हम यहाँ से देखें तो इसका सिर्फ एक ही पहलू नजर आता है, लेकिन इस केस का सिक्का खुद उठ के कह रहा है कि इसके दो पहलू हैं। मतलब सर? मतलब रस्तोगी जी, बलराम और नीलोफर की पर्सनल लाइफ को खंगालना होगा। देखते हैं इस केस का असली कलाकार सिर्फ बलराम ही था या और कोई था जिसके पास अपना कोई मोटिव था। जिंदगी के ये लंबे लंबे सफर इंसान का सफरनामा लिखते हैं। कहीं जिंदा दिल सपने अरे कनक बेटा, अरे इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? हाँ, रोते नहीं है बेटा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। देखो ये गोलू मोलू सा गुड्डा, अब हम दोनों इससे खेलेंगे। ये पसंद नहीं आया? ठीक है, तो मैं तुम्हें दूसरे खिलौने दिलाता। कनक क्या हुआ बेटा? अरे सरगुन दीदी, आप इंटरव्यू के लिए चली गई, ये बेचारी डर गई। पर जॉब भी तो जरूरी है ना हरीश। अरे कहाँ, अब ये जॉब वॉब के चक्कर में पड़ी हुई है दीदी। एक काम करता हूँ, आपका जो घर है बहुत प्राइम लोकेशन पे, इसको गिरवा के 4 माले बनवा देता हूँ और आराम से बैठ के किराया खाना और मेरी लागत चुकाते रहना। पर हरीश इसमें तो लाखों रुपए लगेंगे, इतना पैसा मैं कहाँ से चुकाऊंगी? उसकी टेंशन आप मत लो। आप एक काम करना, इसमें से एक माला मुझे दे देना, बीच वाला माला मैं रख लूंगा, और आप ये जॉब का चक्कर छोड़ दो दीदी। सर, नीलोफर की कार पे फास्टैग लगा हुआ था। मैंने उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकलवाई तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। मर्डर वाले दिन नीलोफर ने सुबह 7 बजे ग्रेटर नोएडा टोल नाका क्रॉस किया था। सर उस दिन यूपी से दिल्ली आई थी। यूपी में कहाँ गई थी वो? सर इसका जवाब तो गोल्डी के पास भी नहीं है, लेकिन हमने नीलोफर का फ़ोन अनलॉक करवाया तो कॉल हिस्ट्री के मुताबिक मर्डर वाले दिन नीलोफर की बात किसी कीर्ति सागर से हुई थी। तो ये कीर्ति सागर से मिलो, और क्राइम सीन पे नीलोफर के फ़ोन के अलावा लैपटॉप भी था ना, तो उसे भी तो देखो। मैं तब तक NRPF जाकर बलराम के बारे में पता करता हूँ, और तुम लोग नीलोफर और बलराम इससे जुड़े एक एक इंसान की प्रोफाइलिंग करो। बलराम सर ही 2009 तक NRPF में ही काम कर रहा था, फिर उसे बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था। अटेम्प्ट टू मर्डर? जी, 7 साल की कैद भी हुई थी उसे। 2009 से 7 साल, मतलब 2016 तक तो वो जेल में ही रहा होगा। ये किसका मर्डर करने की कोशिश की थी उसने? विक्रांत सिसोदिया का, वो उसका कलीग था। बहुत दिनों बाद आ रहा है ना शादी से। विक्रांत! बलराम क्या कर रहा है ये? ऐसा क्या हुआ था कि बलराम अपने ही दोस्त का दुश्मन बन गया? बलराम को शक था कि उसकी बीवी का अफेयर उसके दोस्त के साथ है। लेकिन बलराम और नीलोफर की शादी तो 1 साल पहले हुई थी। इसका मतलब है कि नीलोफर के पहले भी बलराम की शादी हो चुकी थी। जी हाँ, उसका एक बेटा भी है। कहाँ है आजकल? बलराम फरीदाबाद का रहने वाला था, हो सकता है उसकी फैमिली भी वहीं रहती हो। ये लीजिए उसका एड्रेस। हाँ, मैंने अच्छे से सोच लिया है। आप तुरंत पिटीशन फाइल कर दीजिए। जी हाँ, मैं मिलता हूँ आप सब। ओके। संकेत कहाँ जा रहा है और कौन सी पिटीशन फाइल करने की बात कर रहा है? अपने बाप की चिता तो नहीं जला पाऊंगा, तो सोचा कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी भी आंखें खुल जाए और आपकी भी। संकेत साफ साफ बोल, पहेलियां मत बुझा। पहेलियां ही सुलझा रहा हूं माँ, पहेली सुलझ जाएगी तो बात करेंगे। संकेत, संकेत कहाँ जा रहा है? सर ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से उसकी पहली बीवी और ये लड़का अजीब है दोनों। अब इस कार्ड के बारे में पता तो चल ही गया होगा, उसके बावजूद ना तो सामने आए ना ही बॉडी क्लेम करने आए। लेकिन मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीलोफर ने एक ऐसे आदमी से शादी क्यों की जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। मुझे एक बात का ताज्जुब हो रहा है। एक तरफ नीलोफर ने आपको एक गलत इंसान से शादी करने से रोका, दूसरी तरफ खुद नीलोफर ने बलराम से शादी की जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर हुआ था। यह हमें आज ही पता चला है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ, नीलोफर ने मुझे ये जरूर बताया था कि बलराम पहले शादी कर चुका था, और मैंने भी उससे मजाक मजाक में पूछ लिया कि उसने बलराम में ऐसा क्या देखा। कुछ मत पूछ यार, बलराम में पतियों वाली कोई क्वालिटी नहीं है यार, और काम तो उसे करना ही नहीं आता है, और पैसा उसके पास है नहीं। तो तुझे उसमें पसंद क्या है? उसकी शेरो शायरी? वो तो है। कीर्ति, उसकी बेस्ट बात पता है क्या है?
वो मेरे लिए किसी की भी जान ले सकता है, और ये सोच के ना बहुत सिक्योर फील होता है। क्या ये बलराम नीलोफर की जान ले सकता है? नहीं, उन दोनों में झगड़ा जरूर होता था, बट दे बोथ लव्ड ईच अदर। आपकी दोस्त ने कभी ऐसा कोई हिंट दिया कि उसे किसी से खतरा है या कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। पर हाँ, उस दिन नीलोफर ने गोल्डी को बहुत डांटा था क्योंकि गोल्डी ने जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में गलती कर दी थी। देखो संकेत, मैंने तुम्हारी ये पिटीशन तो फाइल कर दी है कि तुम्हें बलराम सैनी के साथ अपना डीएनए मैच कराने का मौका दिया जाए, पर तुम ये सब करना क्यों चाहते हो? क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी माँ ने उन्हें धोखा ही नहीं दिया, बल्कि मैं भी उनका बेटा नहीं। पर तुम ये सब करके अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। मेरा मतलब है जानबूझकर पुलिस की नजर में सस्पेक्ट बन रहे हो। ये तो कभी प्रूफ नहीं होगा कि मैंने कोई क्राइम किया था, लेकिन डीएनए टेस्ट कराने का मेरे पास ही आखिरी मौका है। मैं चाहता हूं दुनिया को पता चले मेरा बाप सही था या मेरी माँ। हमें समझ नहीं आ रहा है कि जो नीलोफर का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, वो बलराम ने किया है कि नहीं। इसलिए उसके बारे में हम आपसे कुछ जानने आए। देखिए, हमें पता चला है कि आपके लिए बलराम ने किसी की जान लेने की कोशिश की थी, और उसकी वजह ये थी कि आपका किसी के साथ। मेरा किसी के साथ कुछ नहीं था, उल्टा वो बलराम ही गुस्से वाला था। उसको जब भी गुस्सा आता वो मुझ पर हाथ उठाता था। इतना सब होने के बाद भी जब वो जेल से वापस आया, मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। देखो, मैं यही चाहती हूँ कि हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। नई जिंदगी नए सिरे से? विक्रांत के बाद कोई नया यार मिला क्या? बोलना, कोई नया यार मिला क्या? जेल जाके भी तुम्हारे दिमाग से कचरा नहीं निकला ना? अरे कैसे समझाऊं, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। याद कर, सैकड़ों दुआएं मांग रहे थे हम लोग कि हम लोग को एक बच्चा हो जाए, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और अचानक एक दिन तुम बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो गई, और जब तुमने कहा कि वो मेरा ही बच्चा है, मैं बेवकूफ मान गया। मेरी आंखें खुल गई हैं। ये संकेत उसी कमीने का खून है ना, विक्रांत का? उसकी वजह से मैं अपने बेटे के आगे शर्मिंदा हुई। जो गलतफहमी एक बार बाप बेटे ने पाल ली, वो दूर नहीं होती। आप नीलोफर से कभी मिली थी? सच बताना। हाँ, मिली थी, लेकिन उसी की भलाई के लिए मिली थी। ऐसी कौन सी भलाई की आपने? सुना था कामयाब औरतों के सपने भी कामयाब होते हैं। फिर तुमने एक नाकामयाब आदमी से रिश्ता कैसे जोड़ लिया? नाकाम तो आपका रिश्ता रहा है। बलराम को तो धोखा दिया था ना आपने। बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ गई। ये भी भूल गई कि वो 7 साल जेल रह के आया है। डूबती कश्ती में पांव रखा है तुमने। डूबने से पहले उतर जाओ तो अच्छा है। मैंने तो उसकी सलामती ही चाहिए थी, लेकिन जब अपनी किस्मत नहीं बदल पाई तो उसकी क्या बदलती। आपको शक होगा ही कि कांड बलराम ने किया या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बलराम ने पहले नीलोफर को मारा, बाद में खुदकुशी की। आखिर उसके पाप का घड़ा भर ही गया था। कैसी लगी कनक? अच्छी है ना? चल तू जल्दी से जा और जाकर के पहन के दिखा। क्या बात है दीदी, कनक के लिए नई ड्रेस? लगता है दिल्ली में जो इंटरव्यू दिया था वो पास कर लिया है। वो तो बिल्कुल बेकार गया, लेकिन हाँ, कोड़ियागंज में मुझे एक जॉब मिल रही है। सोच रही हूँ कनक के साथ जाके वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। शिफ्ट कर रही हो? तो फिर इस घर का क्या करना है? आप बोलो तो बिकवा दूँ। तू मेरा घर बेचने पर क्यों तुला है? मतलब आप कोड़ियागंज चली जाएंगी और पीछे से इस घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो? कमलेश, ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मतलब उसे सस्पेक्ट मानो या विक्टिम, पता नहीं। अच्छा, ये तीसरे आदमी की थ्योरी से कुछ हाथ लगा? सर ये नीलोफर का लैपटॉप ऑन किया है मैंने, इसमें सर ये जैकब की कुछ फोटोज मिले हैं। सर ये तो पहुंचा हुआ अपराधी है, कई स्टेट्स में मोस्ट वांटेड है। इसके ऊपर तो सर धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे चार्जेस हैं। ये नीलोफर ने इसी का भांडा फोड़ा था ना? कहीं इसने तो कांड नहीं किया? ये फोटोज देख, ये कैसी फोटोज है? एक मिनट, ये फोटो में तो यूपी लिखा हुआ है। मतलब ये फोटो यूपी में किसी एरिया की है और मर्डर वाले दिन नीलोफर यूपी से दिल्ली आ रही थी। उसकी फास्टैग की ट्रांजैक्शन डिटेल्स के हिसाब से वो यूपी काफ़ी आ जा रही थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि यूपी में जा कहाँ रही थी। ठीक है, इसे गोल्डी को दिखाते हैं, हो सकता है वो किसी केस में काम कर रही है। और नीलोफर के पुराने केसेस भी चेक करो। ठीक है। छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे मिश्रा, पहले पापा को तो पकड़ने दीजिए आपका कॉलर। अरे तुम्हारे बाप की उम्र का है मिश्रा, क्या पकड़ो पकड़ो लगा रखा है। विजेंदर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हम किडनैपिंग के चार्ज में अंदर करवा देंगे। सिर्फ किडनैपिंग? अरे मर्डर भी हो सकता है तुम्हारा। और अगर बचना चाहता है ना तो ये बता, इस बार के रोड कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर तुझे मिला कैसे? हमारे टेंडर में जो भाव हमने भरा उससे ठीक 1 रुपया कम तेरे टेंडर का भाव। हमारे टेंडर का भाव तुझे बताया किसने? इत्तेफाक से। इत्तेफाक है गोबर में। तू एक बात ध्यान से सुन ले, तो खुद अथॉरिटी में जाएगा और उन्हें कहेगा कि इस बार का टेंडर मुझे नहीं करना, फिर टेंडर अपने आप हमें मिल जाएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, पुचकार रहे। कोड़ियागंज की सबसे बड़ी मछली विजेंद्र अवस्थी। ये चाबी इस बुक में क्या कर रही है? सर वो नीलोफर मैम के घर की चाबी है। ये नीलोफर के मर्डर के दिन उसने तुझे बहुत डांटा था ना, क्योंकि जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में तूने गलती कर दी थी। यह मैं कीर्ति ने बताया। अब नीलोफर के घर मर्डर के दिन कोई भी फोर्स एंट्री और एग्जिट के हमें निशान नहीं मिले, तो पॉसिबिलिटी है कि किलर ने ऐसी ही कोई चाबी यूज की होगी घर में घुसने की। और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यही चाबी यूज की गई होगी घर में घुसने के लिए, जो तूने यूज की होगी। अरे सर, आप कुछ भी बोल रहे हो। अगर मैंने ही कुछ किया होता तो मैं चाबी गायब ना कर देता। और सर, इससे पहले आप इस चाबी को इन्वेस्टिगेट करें और ये पता लगाए कि मैंने ही चाबी बनवाई थी, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। चाबी तूने बनवाई थी? गोल्डी, मेरे घर की चाबी खो गई है, किसी चाबी वाले को लेके पहुंचो ना जल्दी। और सर, इसीलिए नीलोफर मैम ने 2 चाबियां बनवाई थी और एक चाबी वहां इमरजेंसी के लिए रखी थी। और सर, रही बात कीर्ति के केस की, तो मैं नीलोफर मैम से इस बारे में माफी मांग चुका था। अब सर, इसके लिए मैं उनका मर्डर थोड़ी कर दूंगा। अच्छा, एक बात बता, हमें पता चला है कि नीलोफर का उत्तर प्रदेश आना जाना लगा रहता था, तो वहां किसी केस पे काम कर रही थी? सर, 1 मिनट। सर, ये चेक नीलोफर मैम ने मुझे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिया था। यूपी की बिजनौर ब्रांच का है सर ये चेक। हरीश चौधरी। सर, दरअसल मैंने ही वो चेक दिए थे एडवांस नीलोफर। किस चीज़ का एडवांस चेक? सर, मेरी कजिन सिस्टर है सरगुन, 2 महीने से मिसिंग है। उन्हीं को ढूंढने के लिए मैंने नीलोफर को हायर किया था।
मैंने बिजनौर थाने में भी दीदी का मिसिंग केस फाइल किया था, लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। हरीश, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। सरगुन को ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। वो करती क्या थी? वो जॉब ढूंढ रही थी और इसी सिलसिले में वो दिल्ली के किसी मॉल में एक आदमी से मिली थी। वो कोई मामूली आदमी नहीं है हरीश, वो कोड़ियागंज के सबसे रईस आदमी का बेटा है। वो सोशल वर्कर भी है और साथ ही उसकी बहुत सारी कंपनीज भी है। उसी ने मुझे मिलने के लिए कोड़ियागंज बुलाया था। कोड़ियागंज? माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे बेटा, पहले मैं तो जाकर नौकरी पक्की कराऊं, उसके बाद तुझे भी ले चलूंगी। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी कभी लौटी नहीं सर। ये नीलोफर ने सरगुन के बारे में कोई अपडेट दी थी? सर वो बता रही थी कि कोड़ियागंज का कोई सबसे रईस आदमी है, विजेंद्र अवस्थी करके, और उसके बेटे का नाम अमरीश है। तो उन दोनों की फोटो उसने मुझे दिखाई थी। फोटो है अभी? हाँ सर दिखाओ। ये देखिए सर, वो बता रहे थे कि इन दोनों पर उसको शक है, और इससे पहले ही नीलोफर कुछ बता पाती, हमने सुना कि नीलोफर और उनके पति की मौत हो गई। कोड़ियागंज जाकर तुमने इनसे बात करी अपनी बहन के बारे में? मुझे जैसा छोटा आदमी इतने बड़े आदमी से कैसे बात कर सकता है? सोचा पुलिस को ही बता दूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। अरे कौन डिटेक्टिव? हम किसी डिटेक्टिव को नहीं जानते। डिटेक्टिव नीलोफर 16 तारीख को दिल्ली में उसका हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, और वो सरगुन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई थी। हो सकता है आपसे भी मिली। अरे हमने आपको कहा ना कि हम किसी डिटेक्टिव को नहीं जानते। और सरगुन, आपका बेटा तो पक्का उसे जानता होगा, क्योंकि आपके बेटे ने ही जॉब का झांसा देकर उसे यहाँ बुलाया था। आपके पास कोई सबूत है कि हमारे बेटे ने उसे यहाँ बुलाया या कोई जॉब का झांसा दिया? पिछले 2 महीने से दुबई में है वो। आपको कोई कहानियां बता रहा है हमें बदनाम करने के लिए। देखिए अवस्थी जी, बस रहने दीजिए, जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। ये पता करो कि अवस्थी का बेटा सच में दुबई गया था कि नहीं। ठीक है यार, ये केस तो पहले ही बनता जा रहा है। अभी तक हमने बलराम को क्लीन चिट नहीं दी है, और अब तीसरे आदमी के थ्योरी के हिसाब से और सस्पेक्ट सामने उभर कर आ रहे हैं। जैकब, रंजना और ये विजेंद्र अवस्थी, बाप बेटे। पता नहीं और कितने सस्पेक्ट सामने उभर कर आएंगे। खाना लगा दूं? हाथ है मेरे, मैं खुद ले लूंगा। तो कल से बना भी है ना। अरे कितनी बार समझाया है, तू समझता क्यों नहीं है? बस कीजिए आप। अब ये झिकझिक खत्म होने ही वाली है। डीएनए रिपोर्ट आते ही आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये विजेंद्र अवस्थी बिजनौर के एसपी का दोस्त है, जहां सरगुन का मिसिंग केस फाइल हुआ था, और उसका बेटा अमरीश अवस्थी। इसका दुबई जाना उसी दौरान हुआ था जब सरगुन गायब हुई थी। तो सरगुन को गायब करने में इन लोगों का हाथ है, और नीलोफर इन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हो सकता है उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सर, जब नीलोफर को इन लोगों ने मार डाला है तो सरगुन पिछले 3 महीने से कहाँ गायब हुई है? वो गायब ही है कि उसको भी। अच्छा, जब सरगुन गायब हुई उस दौरान जितनी भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली, उसका डेटा चेक कर। सर, 3 महीने पहले हापुड़ में एक औरत की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी डिटेल बिल्कुल सरगुन से मिलती है, जिसमें नज्म लिखी हुई है। इस शहर का जायका बड़ा कमाल है। कई लोग यहाँ रोजाना कई लजीज सपने पकाते हैं, और ये शहर सबको डकार जाता है। यहाँ फ्री कुछ भी नहीं, रिश्ते, लिबास, सोच समझ, जिस्म, जायदाद, सब कुछ महंगा है यहाँ, लेकिन मौत दाल रोटी से भी सस्ती। सर, सरगुन की तरह नीलोफर भी रेप पीड़िता थी, तो क्या दोनों का कातिल एक ही होगा? सरगुन की लाश के पास में पोइट्री मिलना, मुझे ये सरगुन का केस नीलोफर के केस से बिल्कुल अलग लग रहा है। ये यूपी और दिल्ली में हुए रिसेंट रेप केसेस की मैंने डिटेल्स भी निकलवाई है। सिक्के का दूसरा पहलू ढूंढते ढूंढते पहला भूल गया क्या?
देख, सब जानते हैं कि बलराम शेर व शायरी का शौकीन था, तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो भी तो ये सब चीज़ कर सकता है। और हो सकता है कि नीलोफर को बलराम की सच्चाई का पता चल गया और बलराम ने नीलोफर को। सर बलराम का सरगुन से कोई कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हमें इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सर ये पटवर्धन ने मैसेज भेजा है, संकेत का और बलराम का डीएनए मैच हो गया है। ये संकेत बलराम का ही बेटा है। अब कोसेगा बाप की तरह पीटेगा, कभी पति के आगे कभी बेटे के आगे, बार बार औरत क्यों झुकती है? सॉरी नहीं संकेत, मेरा स्वाभिमान इतना भी कमजोर नहीं है। सर मैं रेप केसेस के बारे में पता कर रहा था तो पोएट्री से जुड़ा एक और केस सामने आया है। 2 दिन पहले दादरी हाईवे पर एक लड़की की लाश मिली है। सेम जिंदगी के ये लंबे लंबे सफ़र कहीं यूं ही ना गुजर जाए, आओ मिलकर एक नया समा बनाए। कहीं हम किसी सीरियल किलर से तो डील नहीं कर रहे। लेकिन सर नीलोफर का केस अब भी इन दोनों केस से अलग लग रहा है। इस सरगुन की लाश हमें हापुड़ में मिली और इस लड़की की लाश हमें दादरी में मिली है। दादरी और हापुड़ इन दोनों का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है और नीलोफर अक्सर ग्रेटर नोएडा से होकर गुजरती थी और यही रास्ता हापुड़ से होते हुए कौड़ियागंज तक जाता है और जितने क्राइम्स हुए हैं वो इसी एरिया में हुए। तो हो सकता है कि क्रिमिनल इसी एरिया का हो और नीलोफर का इन्वेस्टिगेशन एरिया भी यही हो। सर इस केस में दादरी पुलिस के पास एक लीड है। उनको क्राइम सीन के पास एक कैब दिखी थी जो उन्हें सस्पिशियस लगी थी, लेकिन सर अभी तक ना उस कैब का नंबर मिला है और ना ही कुछ और। सर ये कैब ढूंढना मतलब समंदर में से सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक काम करो, इस एरिया के सारे लोकल और आउट स्टेशन कैब प्रोवाइडर से कांटेक्ट करो। सारी प्राइवेट कैब होल्डर्स, उनके ड्राइवर्स, कस्टमर्स, ट्रैवलर्स सबसे कांटेक्ट करो। ठीक है। ये किलर शायरी करते हैं, इसके सारे ट्रेड्स रिकॉर्ड करने होंगे। सर 300 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स, कैब सर्विस प्रोवाइडर्स और सोलो कैब ड्राइवर से पूछताछ करी। कुल मिला के 700 लोगों से हमने पूछताछ करी सर, और टोटल 27 लोगों को हमने जीरो डाउन किया है जो मर्डर के वक्त दादरी वाले क्राइम सीन एरिया के आसपास थे। इन सबको बुलाओ। ये 16 मार्च को तो हापुड़ में था। हाँ सर। ये लड़की तेरी कैब में थी? सर मेरी कैब में बहुत सारी सवारियां बैठती हैं, अब हर किसी का चेहरा याद थोड़े ना रहेगा। 11 जून को दादरी में कहाँ पर था तू? सर दादरी में मैं हमेशा ही खिलौना फैक्ट्री में जाता हूँ। क्यों? रोज तुम्हारे कैब में वही सवारी बनती है क्या? सवारी? सर कैब मेरी नहीं है, मैं कैब हायर करता हूँ। अच्छा, तो कोई ऐसे कैब ड्राइवर को जानते हो जो शेर व शायरी करता है? सर ऐसा तो कोई मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर 1 मिनट सर, एक कैब वाला मुझे ज़रूर याद आ रहा है क्योंकि सर उसके म्यूज़िक सिस्टम में गज़लें चल रही थी। गज़लें? वो बंदा मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा था और सर वो अपने आप को MBA करा हुआ बता रहा था। देखो इनमें से कोई है क्या? इनमें से है कोई वो कैब ड्राइवर? सर ये था वो, यही सुधा सर। हाँ चमन लाल। सर इससे तो मैं अभी 2 घंटे पहले ही मिला। सर वो रही। हेलो, ये हापुड़ रोड पे बैकअप भेजो फटाफट।
दुनिया ने मेरी कदर नहीं की। MBA किया तो जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, पैसा नहीं, लड़की नहीं, शादी नहीं, कुछ नहीं। एक MBA वाले की फ्रस्ट्रेशन समझते हैं आप सर? फ्रस्ट्रेशन में कैब चलाना पड़ा। वो उन दिनों एक कपल मेरे कैब का रेगुलर कस्टमर था। वो दोनों चिपक चिपक के ना मेरी जलाते रहते थे। तो बस मैंने एक दिन हिडन कैमरा लगा दिया, फिर वो वीडियो बनाकर मैंने उस लड़की को ब्लैकमेल किया। वो मुझे लाखों देने को तैयार थी, पर पता है सर मैंने उससे क्या मांगा? उससे उसका जिस्म। तब से ना तलब सी हो गई मुझे। और सरगुन को क्या बोला तूने कि तू विजेंद्र अवस्थी का बेटा है? सर वो हमारे कस्बे का सबसे रईस आदमी है, और सरगुन से मॉल में दोस्ती हो गई थी, तो बस इंप्रेशन झाड़ दिया मैंने और जॉब का झांसा देकर अगले दिन उसके साथ। फिर सारा मालूम पड़ा कि वो नीलोफर सरगुन का पता करते करते कौड़ियागंज पहुंच गई है। एक्सक्यूज मी जी, आप विजेंद्र अवस्थी का घर जानते हैं? जी पास ही में, आइए आपको ले चलता। चलिए। वैसे विजेंद्र अवस्थी के यहाँ आपको क्या काम पड़ गया? विजेंद्र जी के बेटे मेरी दोस्त के दोस्त हैं, इसीलिए कुछ काम था। उस नीलोफर को देखते ही ना अंदर से ना वो सेक्स वाला लव जाग गया। बस उसका पीछा किया, पीछा करते करते मालूम पड़ा अरे वो तो डिटेक्टिव। बस तबीयत ना निखर सी गई मेरी कि इस बार शेर एक शेरनी का शिकार करेगा। फिर एक दिन कैफे में बैठी थी तो उसकी टेबल पे चाबी रखी थी, बस मैंने चाबी उठा ली। वो अकेली रहती थी तो सोचा शेरनी का शिकार उसकी गुफा में होगा, और एक दिन उसकी एब्सेंस में मैं घुस गया अंदर, लेकिन वो तो अपने पति के साथ आ गई। ए, चल छोड़। कौन है? चल फटाफट, इधर चल। चल कौन है? चल इधर। कौन है? चल इधर। ए, इधर आ, इधर आ, इधर आ, वरना गोली मार दूंगा। देखो तुम्हें इधर आ। फटाफट इसके हाथ में बहुत बड़ा गोली मार। ऊपर से बोल रहा था उसको कैंसर था, मरने ही वाला था सर। तरस आ गया तो छोड़ दिया मैंने। अच्छे से पढ़ाई कर, कलेक्टर बनना है ना तुझे? भाई और तू तो दिन भर मोबाइल में लगी रहे। अरे जरा देख अपनी बहन को, कितनी पढ़ाई करती है वो। तू भी थोड़ा पढ़ा कर। कोई जरूरत नहीं है ये पढ़ाई करने की। तेरा आधा दिमाग तो इन किताबों ने खराब किया है। दे इधर। बाबा, बाबा, बहन क्या किया है? मेरे पीठ पीछे तू क्या करती है सब जानता हूं मैं। क्या जताना चाहती है मुझे? मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम लोगों को पाल नहीं सकता, और इसीलिए तू बाहर जाकर काम ढूंढ रही है, वो भी ब्यूटी पार्लर में। ये मैं आप ही के लिए तो करती हूँ, घर में पैसों की जरूरत है बाबा, और मैं तो बस बेटी होने का फर्ज ही तो निभा रही। बेटी है, बेटा बनने की कोशिश मत कर। आइंदा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी, समझी? गुड मॉर्निंग सैनी मैम। हाय। हे पीटर, हाँ? अंदर जाके सफाई करो, बाहर का जब होता तो बुलाती हूँ। परफेक्ट। बस अब आपको बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है अपने बालों पे, ओके? ओके रिया, तुम्हारे हाथों में जादू है। गॉड। जेनी, हाँ? तुम्हें ना रिया को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेना चाहिए।
खूब पैसा कमाओगी। और वैसे भी आधे कस्टमर्स तो रिया की वजह से ही आते हैं। राइट। वैशाली, सुनो, तुम घर पे सर्विसेज दोगी? प्रोडक्ट्स तुम्हारे होंगे और रेट जो यहाँ मिलता है उससे ज्यादा ही मिलेगा। मैम, पर मैंने ऐसे कभी किया नहीं है। एक्चुअली ना, मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं लग पाता है, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है। इस बार जीएस पेपर 1 में आप सभी ने बहुत ही कम मार्क्स लाए, सिर्फ 4 लोगों को छोड़कर। बाकी सभी ने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया। और संकेत, तुम्हें तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए तुम एक काम करो, रिया के पास बैठो और उससे कुछ सीखो। रिया, यू नो व्हाट, अच्छा हुआ मुझे कम मार्क्स मिले, एटलीस्ट तुम्हारे साथ बैठने का मौका तो मिला। तुम घर जा रही हो? हाँ। लेट्स गो, आई विल ड्रॉप यू होम। मेरी गाड़ी है। नहीं, थैंक यू। कम ऑन रिया, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। हम दोस्त नहीं हैं, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। शी इज फैंटास्टिक, आई लव हर। हेलो। हाँ अल्पना मैम, बोलिए ना। रिया मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ना सुबह की फ्लाइट है, तो उसे अर्जेंसी में ना एक फेशियल करवाना है और अभी करवाना है। अभी? ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो भी कैश में, 5000 रुपए। आई, क्या हुआ? आई, एक फेशियल का ऑर्डर आया है, अभी जाना होगा। पर अभी नहीं, तुम्हारे बाबा आते होंगे, तू मना कर दे उनको। 2 घंटे में 5000 मिल रहे हैं, कैश। 2 घंटे में 5000? बाबा महीने भर काम करके 15000 लेके आते हैं, जाने देना उसे। हाँ। अरे लेकिन तुम्हारे बाबा आ गए तो? बाबा को आते आते ना 11 बज जाएंगे, तब तक तो आ जाएगी ना? हाँ हाँ, आ जाऊँ, आ जाऊँ। जाऊँ आई? देखना जल्दी आना। हाँ, हो आई, हो। अच्छा लगा? कौन हो तू? सवाल गलत है, सवाल ये होना चाहिए क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो दे दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें वीडियो कहाँ से मिली, कैसे बनाई तुमने, कौन हो तुम, प्लीज मुझे बता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये सब मत बोलो तुम। सुनो, हम करते हैं कुछ। हाँ, क्या करेंगे अब? कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने वो वीडियो अपलोड कर दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने मम्मी पापा को मुंह में नहीं दिखा पाऊंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वो बहुत गलत हुआ है। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था। देखो रिया, इससे पहले बात और बिगड़ जाए ना
हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, पुलिस खुद हैंडल करेगी इस केस को। तुम मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। हेलो रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू पूरे क्लास में फर्स्ट आई है। क्या? आपको किसने बताया? अरे किसी नंबर से मुझे मैसेज आया था। रिया चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। क्या? अभी मेरी आई को एक फेक मैसेज आया कि मैंने क्लासेस में टॉप किया है। मैडम, अगर वो ये फेक मैसेज भेज सकता है तो वो ये फेक वीडियो भी भेज सकता है। रिया, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम ब्लैकमेल हो रही हो, और तुम्हें ब्लैकमेल नहीं होना है। देखो, अब जो भी होगा ना हम संभाल लेंगे। हाँ, बस तुम चलो मेरे साथ। 1 मिनट। अरे आशुतोष, तुम बिना बताए? बस तुम्हारी याद जो आ गई। मिस किया अपनी दीदी को तो दिल्ली से पहले फ्लाइट पकड़ ली और आ गया। चल आ जाओ। आओ। क्या? ये कौन है? ये मेरी दोस्त है रिया। ओह हाय रिया। आशुतोष। हाँ, मैं जा रही हूँ। रिया, इसे क्या हुआ? अरे भाई साहब, इसको कहीं देखा है क्या? देखा तो नहीं है। कौन है ये लड़की? आपकी पोती है क्या? हाँ। रिया नाम है सर, 25 साल की लड़की है, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। एक यंग लड़की की सुसाइड के पीछे सिर्फ यही 2 चीजें नहीं हो सकती है पंकज। सर, चेंज का गैप है। अगर ये लड़की इस टेबल पर खड़े होके इस दुपट्टे को उस पंखे से बांधने की कोशिश, बॉडी को नीचे उतारो। सर, सिर के पीछे ब्लड स्टेन है, शायद किसी नोकीली चीज से घाव हुआ है सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और पूरे घर को अच्छे से चेक करो। देखो कहीं खून मिलता है क्या। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है प्राची। सर, ये सुसाइड नोट मिला है। मैं पढ़ाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। मेरी मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। सर, अगर ये मर्डर है तो सुसाइड नोट का लॉजिक अभी पता चल जाएगा। ये लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी ना? यस सर। एक काम करो, इसका कोई नोटबुक निकालो और इस लेटर की हैंडराइटिंग उससे मैच करके देखो। ओके सर। मैच नहीं हो रही है सर, ये देखिए। क्लियर हो गया, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। इस लेटर को फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट के पास भेजो। सबसे पहले बॉडी किसने देखी? मैं मार्केट गई थी। और दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो पहले से ही खुला था सर। जब अंदर आया तो देखा कि रिया ने सुसाइड कर लिया था। रिया ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। एक फुल प्रूफ मर्डर। आपकी या रिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है सर। रहा सवाल रिया का, तो इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। जब मर्डर हुआ उस वक्त आप सब कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर था सर, वो साई नगर सोसाइटी में। मैं 2 बजे के करीब मार्केट में गई थी, तब तो रिया घर पर ही थी। और 5 बजे जब मार्केट से लौटी तो रिया। आप? मैं मेरे दोस्त प्रतीक के घर गई थी। अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना होगा। इनके सीडीआर और मोबाइल लोकेशन चेक करो।
जहां ये बता रहे हैं वहां ये थे भी या नहीं? ये केस ऑनर किलिंग का भी हो सकता है प्राची। और ये रिया का सीडीआर भी मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। उसकी बहन से उसके दोस्तों का नंबर निकालो। अगर रिया की जान को खतरा था तो उसके दोस्तों को जरूर पता होगा। और हाँ, इनके पड़ोसी से भी पूछताछ करो। यस सर, रिया एक स्कॉलर लड़की थी, पता नहीं उसने सुसाइड क्यों किया। ये रिया के घर वाले के साथ संबंध कैसे थे? अच्छे ही होंगे, हाँ, लेकिन मुकुंद के साथ, मतलब उसके बाप के साथ उसके हमेशा झगड़ा ही होता रहता है। हाँ सर, उस दिन दोपहर में प्रिया यहीं पर थी। हमने मेरे रूम में बैठकर अपनी ऑनलाइन क्लास कंप्लीट की। उसके बाद 5 सवा 5 बजे के बाद वो निकल गई थी सर। रिया पूरे कोचिंग में सबसे काबिल लड़की थी। ऐसा कोई लड़का था जिसके इंटेंशंस रिया के लिए अच्छे नहीं थे? हाँ मैम, एक लड़का था। रिया तंग आ गई थी उससे। मुझे पता नहीं कि उनमें आखिर बातें क्या हो रही थी, बट रिया बहुत गुस्से में थी। मैंने रिया को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। तुम जानती हो उस लड़के को? तुम्हारे कोचिंग क्लास में ही पढ़ता है? नहीं मैम, हमारे कोचिंग में तो नहीं था, पर रिया किसी प्रॉब्लम में तो थी, बस वो कभी शेयर नहीं कर पा रही थी। तो तेरे अंकल पुलिस इंस्पेक्टर है ना? हाँ, क्यों? मुझे किसी के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है? तुम कुछ तकलीफ में हो क्या? पूर्वा, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, पर जब भी मैं कहूँ ना, हम तुम्हारे अंकल से मिलने के लिए जाएंगे। ठीक है। तो फिर तुम मिले तुम्हारे अंकल से? उसके बाद रिया ने कभी कुछ टॉपिक ही नहीं निकाला। मुझे लगा कि सब सॉल्व हो चुका है। अब क्यों रो रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए। यही चाहते थे ना आप? हमेशा हमेशा उसको कैद करके रखना चाहा आपने। मैंने दुनिया देखी है गायत्री, अच्छी नहीं है दुनिया। जवान लड़कियों को किस तरह से देखती है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मां का प्यार सब समझ पाते, लेकिन बाप का दुख कोई नहीं समझता। जी, रिया को कोई लड़का परेशान कर रहा था, तुम्हें तो पता होगा ना? पता नहीं सर। किसी से प्यार करती होगी, ये तो बताया होगा ना? जी नहीं मैडम, वो कभी कुछ नहीं बताया। हाँ, एक संकेत नाम का लड़का था जो ताई को एक तरफा प्यार करता था। एक तरफा प्यार मतलब यही है जो उसे परेशान करता था? वो नहीं पता मुझे, क्योंकि दोनों बहुत नॉर्मल बात करते थे। देखो प्रिया, हम तुम्हारे स्टेटमेंट की मदद से रिया के कातिलों तक पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है जो हमारा जानना बहुत जरूरी है? वो ताई यूपीएससी की पढ़ाई के साथ साथ एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी। शायद वहाँ किसी के साथ कुछ हुआ होगा। ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो बाबा की वजह से, क्योंकि पापा को नहीं अच्छा लगता था कि ताई कहीं भी जॉब करे। क्या रिया का मर्डर हो गया? मैम, यहाँ पर भी किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्लाइंट यूज्ड टू लाइक हर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसने जॉब क्यों छोड़ दी? आई डोंट नो मैम। उसने मुझे बोला कि उसे जाना है, तो मैंने उसे जाने दिया। मैंने मुकुंद, प्रिया और गायत्री का एलिबी चेक किया। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे वो सब सही है सर। और सर, मैंने रिया के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। वैसे तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिला सर, बट जिस दिन रिया का मर्डर हुआ था उस दिन उसे संकेत अग्रवाल और जितेंद्र अग्रवाल, इन दोनों ने कांटेक्ट किया था। और पिछले 1 हफ्ते में जितेंद्र अग्रवाल ने उसे 2 बार कॉल किया था। ये संकेत वही है ना जिसके बारे में रिया की बहन प्रिया ने बताया था? यस सर। सर, रिया के पीएम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गए। ये केस उतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है प्राची। रिया की मौत की टाइमिंग दोपहर को 3 बजे से 4 बजे के बीच की है। और सबसे बड़ी बात यह कि रिया 3 महीने प्रेग्नेंट थी। रिया की मौत की वजह ब्रेन हैमरेज।
फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि रिया के घर में एक कील पे ब्लड स्टेन्स पाए गए हैं। इसका मतलब है कि रिया की मौत उस कील से टकराने की वजह से हुई। मतलब रिया और कातिल के बीच में हाथापाई हुई। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है प्राची, लेकिन सवाल तो यह है कि रिया प्रेग्नेंट किससे थी? हमें संकेत से बात करनी होगी, पता तो चले ये प्यार एक तरफा था या दो तरफा। क्या रिया का मर्डर हुआ? लेकिन सर उस मासूम को कौन मारेगा? शायद संकेत ने। एक तरफा प्यार जो करता था। मैं रिया से प्यार करता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो मैंने उसे फोर्स नहीं किया सर। और उसके बाद वो टॉपिक भी नहीं निकला, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अच्छी दोस्ती निभाई तूने संकेत। रिया 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या? अब ज्यादा नाटक मत कर, तुझे तो पता ही होगा ना। आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। कई महीनों से रिया से मेरी बात नहीं हो रही थी, पता नहीं उसे क्या हो गया था। आपकी दोस्त से फोन पर बात होती थी ना, शायद आपको कुछ बताया होगा। नहीं सर, रिया बहुत मेहनती लड़की थी, लेकिन उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी सर। इसलिए मैंने उससे कहा था कि उसकी यूपीएससी की जो बची हुई फीस है वो मैं दे दूंगा। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आपने उसे फोन क्यों किया था? उस दिन यूपीएससी फीस सबमिशन की लास्ट डेट थी, बस यही पूछने के लिए मैंने उसे कॉल किया था। संकेत, सच क्या है और झूठ क्या है ये समझने के लिए तुम्हारे डीएनए सैंपल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं रेडी हूं। सर, अगर रिया को घर पे ही मारा होता तो आसपास किसी ने तो उसकी आवाज या चीख सुनी होती। हो सकता है जिसने रिया को मारा उसका रिया के घर पे काफी आना जाना था। कोई भी जबरदस्ती घर में नहीं घुसा है। सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। मतलब उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ रिया को जान से मारना था। हाय, इट्स रिया हियर, रिमेंबर? कौन रिया? एक वीडियो भेज रही हूं, देख लेना, सब याद आ जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो मार्केट में वायरल ना हो तो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तुमसे और बाकी 3 लोगों से भी, नहीं तो रातों रात स्टार बना दूंगी। बाबा चाय। हाँ, काय कपडे घातलेस? शोभा देता है तुम्हें? देखो बेटा, अपने कपड़ों से अपना चारित्र्य का पता चलता है और हमें हमारी संस्कृति परंपरा का अभिमान होना चाहिए। सॉरी बाबा, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। आशुतोष, आशुतोष, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है तुम रिया का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, पर मेरे भाई सुन, तुझे थोड़ा वक्त लगेगा पर तू संभल जाएगा। हाँ, बस तू मुझे प्रॉमिस कर, रिया के जाने के बाद तू फिर शुरू नहीं करेगा। दीदी, सब खत्म होगा दीदी, सब ठीक हो जाएगा, तू संभल जाएगा, प्रॉमिस कर। अकॉर्डिंग टू डीएनए रिपोर्ट, संकेत का डीएनए रिया के फीटस डीएनए से 22% मैच हुआ है। मतलब संकेत सही कह रहा था सर, उसके और रिया के बीच में कोई संबंध नहीं था। लेकिन पंकज, गौर करने वाली ये बात है कि 22% मैच हुआ है। या तो ये संकेत का कोई भाई हो सकता है या उसका कोई रिश्तेदार, लेकिन कौन? ये तो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है सर। सर, आप यहाँ अचानक? कुछ सवाल करने थे आपसे हमारे जनरल नॉलेज के लिए। एक बात बताइए, संकेत का कोई भाई है क्या? नहीं। और आपका कोई भाई है? नहीं। क्यों? अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? मैं ठीक है, एनकाउंटर कर दूं, बोल। सर क्या कर रहे हैं सर आप? ये सर कर रेप किया है। अरे सर, मैंने रिया का रेप नहीं किया है। तेरा डीएनए सैंपल लैब में भेजूंगा, 2 मिनट में सब साबित हो जाएगा। अब बोल। सर सच कह रहा हूं मैं, रिया का रेप मैंने नहीं किया है, आपको गलत फहमी हुई है सर।
तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा एनकाउंटर ही करना पड़ेगा। अरे सर आप मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने लास्ट सर सर्विस रिवॉल्वर है, इशू हो जाएगा। अच्छा कड़े सर बिना लाइसेंस वाली रिवॉल्वर ले आ। वो तो गाड़ी में पड़ा है सर। अच्छा लेके आओ। सर लेके आता हूँ। लेके आओ। सर नहीं, रुके सर, बताता हूँ मैं, सब बताता हूँ सर। बता। रिया को मैंने फोर्स नहीं किया, वो खुद रेडी हुई थी। क्या मतलब? उसका एमएमएस था मेरे पास। ये क्या है रिया, क्या है ये? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? कहो तो दिखाओ ये वीडियो तुम्हारे बाबा को। नहीं, प्लीज पापा को कुछ मत बताइएगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अब मेरे बाबा के जो मुझे चाहिए वो तो, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे बाबा को दिखा दूंगा। दिखाओ। नहीं आई तुझे? तेरे को नहीं आई? बेटी कैसे बेटी कैसे गिरा हो तेरे? गुस्सा मुझे भी आ रहा है, हम सब इसे मारना चाहते हैं, लेकिन इसे गिरफ्तार करना हमारा काम है। कोर्ट इसे सजा देगा। तू बोल। उस दिन के बाद जब भी मैं रिया से कहता, वो मुझसे मिलने आती। और जब तुझे पता चला वो तुझसे प्रेग्नेंट हो गई, तूने उसे मार दिया? नहीं, मुझे नहीं पता था वो प्रेग्नेंट थी, ये बात तो अभी आप लोगों से पता चली। वो वीडियो दिखा जिससे तूने उसे ब्लैकमेल किया। सबने मास्क पहना है, किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा। ये वीडियो तेरे पास कहां से आया? सर किसी ने फॉरवर्ड किया था, किसने फॉरवर्ड किया पता नहीं। कड़े सर लेके जाओ इसे। चल उठ। प्राची सर। इस वीडियो का सोर्स निकालो। यस सर। इस वीडियो का कनेक्शन उस पार्लर से भी हो सकता है। मुंबई में कई सारे ऐसे पार्लर हैं जहां से सेक्स रैकेट चलता है, हो सकता है ये पार्लर उसी में से एक हो। मैम आप ये क्या बोल रही हैं? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, और वी हैव अ पॉलिसी, हम हर सर्विस पार्लर के अंदर देते हैं। आपने कहा था कि रिया के रेगुलर कस्टमर्स थे, तो आपको तो अच्छा बिजनेस मिल रहा था ना उनसे, फिर आपने क्यों उसे निकाला? मैम जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव अ पॉलिसी, और रिया पार्लर से बाहर जाकर के हमारे ही क्लाइंट्स को पर्सनल सर्विसेज दे रही थी। किसे दे रही थी? ऑल ऑफ सडन हमारे 10-12 क्लाइंट्स ने पार्लर आना बंद कर दिया। मुझे शक हुआ, और एक दिन मैंने रिया के फोन में अल्पना पांडे का मैसेज देखा। क्या मैसेज था? 7:30 एट माई होम। तो ये अल्पना पांडे का एड्रेस होगा ना आपके पास? एड्रेस नहीं है, मेरे पास नंबर है, मैं आपको शेयर करती हूँ। यस। अरे सुनो दादा, आपको पता ही है कहाँ रहती है? हमको नहीं पता अंकल, आप कहीं और जाके पूछ लेना। चल सीन करते हैं, बुलाओ हीरोइन को, बुलाओ जल्दी। अरे हीरोइन कहाँ से लग रही है? अरे आंटी लग रही है क्या यार, किसी को भी कास्ट कर ले। ठीक है चलो अभी देखते हैं करके। एक तो आप आंटी लग रही हो, कम से कम हीरोइन जैसे नखरे तो दिखा लो। अरे यार दूसरी बुला यार, इनका पैकअप करो, दूसरी को बुलाओ। सर इस जैनी ने जो हमें नाम बताए थे, उनमें से सिर्फ अल्पना पांडे का ही प्रोफाइल सस्पिशियस है। ये एक्ट्रेस बनने आई थी, लेकिन अब पॉर्न स्टार है। इसके कई सारे वीडियोस ऑनलाइन भी है सर। शायद इसी ने रिया को जबरदस्ती रैकेट में शामिल किया होगा। इसका एड्रेस है क्या? सर मोबाइल नंबर के हिसाब से तो एड्रेस दिल्ली का है, लेकिन करडे को बोल के मैंने उसका फोन भी ट्रैकिंग पे डाल दिया। साइबर टीम से कहो जल्दी करे, तो ये हमारे हाथ से निकल न जाए। मैडम अल्पना पांडे की लोकेशन ट्रेस हो गई। वैसे तो मैं इसके फ्लैट की ओनर ही हूँ, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वैसे तो मैं नीचे के फ्लैट में ही रहती हूँ, आपने देखा ना। दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। हाँ सर हाँ। ये फ्लैट की ओनर है। शी इज डेड सर। सर शायद इस रॉड से वार किया गया। प्राची, सेक्सुअल असॉल्ट? सर साइंस, बट सर इसकी मौत होके कम से कम 30-40 घंटे तो हुए होंगे। बॉडी प्राची शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। इस लड़की के किसी रिश्तेदार को जानती हैं आप? इसका एक भाई है,
जो कि दिल्ली में रहता है। 2-3 दिन से ना बहुत झगड़ने की आवाजें आ रही थी घर से। वो ड्रग एडिक्टेड है ना, इसने बहुत छुड़ाने की कोशिश की उसके ड्रग्स, लेकिन वो सुधरा ही नहीं सर। सर चोरी का मामला भी नहीं है, अंदर कुछ पैसे और गहने हैं वैसे के वैसे ही। ये कोई नॉर्मल केस नहीं है पंकज, ये एक स्कैंडल है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, फॉरेंसिक को बुलाओ, और हाँ इस लड़की का फोन भी ढूंढो घर में, देखो कहीं मिलता है क्या। यस सर। इस फ्लोर पे कहीं सीसीटीवी है क्या? है ना। प्राची चेक करो। यस। ये लड़का कौन है? सर यही तो है इसका भाई। सर अल्पना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर अल्पना की मौत 2 जून को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में हुई थी एंड रीजन ऑफ डेथ इज एक्सेसिव ब्लड लॉस। सर उस मेटल स्टैंड पर कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले और साथ ही साथ उस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी रिकवर हो गया। सही है, देखिए ये 2 जून की 12 से 3 बजे की फुटेज है। ये आदमी 1:30 बजे बिल्डिंग के अंदर जाता है और 1:55 पर ये बिल्डिंग से बाहर निकल गया। 2:30 पर आशुतोष घर में जाता है, फिर वहां से बैग लेता है और हड़बड़ी में कहीं भाग गया। कातिल इन दोनों में से कोई भी हो सकता है प्राची। या तो पहले आदमी ने मर्डर किया, तो उसके बाद आशुतोष घर में गया, उसने लाश देखी, फिर वहां से हड़बड़ी में भाग गया, या फिर पहले आदमी के जाने के बाद आशुतोष घर में गया, उसने मर्डर किया, फिर हड़बड़ी में वहां से भाग गया। सर मैंने आशुतोष का दिल्ली का एड्रेस दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड किया था, वो उसे कभी भी। हेलो, ग्रेट, थैंक यू सर। आशुतोष को अरेस्ट कर लिया, वो उसे लेकर आ रहे हैं। गुड। बता रहे ना, उसे बताने तो दो, छोड़ो उसे। बता। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। हालांकि मुझे इस बात का गम जिंदगी भर रहेगा कि मैंने दीदी को नहीं मारा। क्या मतलब? सर मैं रिया से बहुत प्यार करता था और दीदी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। रिया मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रिया पर बात क्या, मुझे एक बार बात तो करने दो। आशुतोष यहाँ पे ना तुम फोकट का तमाशा मत करो, सीन क्रिएट करके रखा है। सीन मतलब? रिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। यकीन तो मैंने तुम्हारी बहन पे भी किया था। क्या किया उसने? बर्बाद करके रख दी मेरी जिंदगी। मतलब? अल्पना के कहने पर मैं एक जगह फेशियल करने के लिए गई थी। देखो, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, इसलिए ये सब मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया, पर अब मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा दे दो प्लीज। मैं वैश्या नहीं हूँ। तुम कौन थी और क्या हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैसे ले लो और चुप बैठो। ये सब उन कीर्ति मैडम ने किया है ना, मैं ना उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। तुम उन्हीं के आदमी हो ना? ये मेरा आदमी है। देखो रिया, उस वीडियो की वजह से तुम्हारी इज्जत तो वैसे ही चली गई है, तो मेरी बात मानो, मेरे साथ काम करो और पैसा कमाओ। नहीं कमाने मुझे ऐसे पैसे। और सुन लीजिए, अगर आज के बाद तुम दोनों ने मुझे एक बार फोन भी करने की कोशिश करी और ब्लैकमेल किया ना, तो मैं अपनी जान दे लूंगी। देखो, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो अब मैं पुलिस की मदद लूंगी और आप दोनों के खिलाफ गवाही दूंगी। तू जिससे प्यार करता था उसकी जिंदगी अल्पना ने बर्बाद कर दी। ये रीजन काफी था अल्पना को मारने के लिए। नहीं सर, आप मेरा विश्वास कीजिए ना, मैंने उसे नहीं मारा है। तो ये बता, 2 तारीख को यानी कि जिस दिन अल्पना का मर्डर हुआ, तो पुलिस में रिपोर्ट करने की बजाय भाग के दिल्ली क्यों चला गया? जिस दिन मैं मुंबई आकर घर पहुंचा,
दीदी की मौत हो चुकी थी सर, और मैं रहता हूं सर, तो मुझे लगा आप इस सब में मुझे ही फंसा दोगे। ये बताओ वो आदमी कौन था जो अल्पना के लिए काम करता था, जिसने रिया को पैसे देने की कोशिश की थी, उसे ब्लैकमेल कर रहा था? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम सर। हाँ लेकिन मनोज नाम का एक आदमी दीदी के लिए काम करता है सर, उसका घर में आना जाना रहता है। यही है वो? हाँ सर, यही है सर, यही मनोज है। पंकज, इसका नंबर लो और सर्विलांस पे डालो। ओके सर। हेलो, ओके ओके ठीक है सर, वीडियो का सोर्स पता चल गया। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। क्राइम ब्रांच मुंबई। हम बेटा आपसे कुछ बात करनी है। मैम, आप प्लीज बच्चे को अंदर ले जाएंगी? चलो बेटा। देखिए सर, इस उम्र में 3rd डिग्री तो बर्दाश्त होगा नहीं आपसे, इसलिए सच सच बता दीजिए कि ये वीडियो आपके पास कहां से आया और इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे थे? ये लड़की हम सबको ब्लैकमेल कर रही थी सर। अब मैं एक रिटायर्ड इज्जतदार आदमी हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? कितने पैसे मांगे? 20 लाख रुपए। हमें तो ये डर था कि कहीं ये बात मेरे घर पे पता ना चल जाए, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाती। एक लड़की का बलात्कार किया है तुम लोगों ने और इज्जत की बात करते हो। इस वीडियो में दिख रहे बाकी के लोग कौन है? ये क्या बेहुदा मजाक है? मैं एक पार्टी का नेता हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां लाने की? एक फोन घुमाऊंगा ना तो आईजी और डीआईजी दोनों यहां आएंगे मुझे छुड़ाने के लिए, साथ में तेरा ट्रांसफर ऑर्डर लेकर। लोकल पुलिस समझ रखा है, क्राइम ब्रांच टीम है हम, समझा? बैठ। देखिए, आप चाहे आईजी को फोन कर लीजिए या डीआईजी को, या तो फिर भगवान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आज आप घर नहीं सीधा जेल जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि इस वीडियो और इनके स्टेटमेंट के आधार पर यह साबित हो गया है कि तुम लोगों ने रिया का रेप किया है। ये बात सच है कि हम सब ने उस लड़की के साथ मजे किए, लेकिन ना तो हमने वो वीडियो रिकॉर्ड किया और ना ही हमने उसे मारा, बल्कि वो लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही है। एक मिनट, ये देखिए मैसेज, रिया हमें ब्लैकमेल कर रही है। जिस रिया की तुम लोग बात कर रहे हो ना, वो तो कब की मर चुकी है। आप लोगों को तो कोई और ही ब्लैकमेल कर रहा था, भाई जो आप लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था। कौन? मनोज? हाँ, मनोज, सही पहचाना। पंकज, इन पर सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के अंडर चार्जशीट फाइल करो। सर, मनोज का फोन ऑन हो गया। लोकेशन मिल गया सर। पंकज, ये सब देख मनोज, सीसीटीवी में तू साफ साफ दिखा है, मर्डर वेपन पे तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसलिए तेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। सच सच बता दे, अल्पना को क्यों मारा? सब बता दो, सब बता दो। बता। रिया मर चुकी है और पुलिस वालों को शक है कि वो एक मर्डर है। पुलिस आज नहीं तो कल हमारे पीछे आ ही जाएगी। एक काम करते, देश छोड़ के चले जाते हैं। वैसे भी हमारे पास बहुत सारा पैसा है। हाँ? हमारे पास? मनोज, तू मेरे साथ काम नहीं करता है, तू मेरे लिए काम करता है। ठीक है, मुझे 5 लाख रुपए दे दे, मैं दुबई चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बहुत कमीनी है तू। रिया का नाम लेके उन रमी गैंग वालों को ब्लैकमेल करती है ना तू, सब जानता हूं मैं। तो एक काम कर, तू अपनी ये घटिया शक्ल ले और यहां से निकल।
खड़ा क्या है? तुझे बोला ना निकल, चल निकल। देख क्या रहा है? निकल यहाँ से। अल्पना को तूने पैसों के लिए मार दिया, और रिया को क्यों मारा? अल्पना के कहने पे। हमने रिया को नहीं मारा, रिया को तो हम भूल गए थे, लेकिन जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उसके 2 दिन पहले वो हमसे मिलने आई थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ डालने की? अरे हमने कुछ नहीं किया तुम्हारी बहन के साथ। झूठ। आज हम दोनों रास्ते में जा रहे थे, तब मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ सब्जी लेने के लिए गई, तब एक आदमी आया और उसके हाँ साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सर, फिर ये बात प्रिया ने हमें क्यों नहीं बताई? हाँ सर, मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि अगर ये बात अगर बाबा को पता चल गई तो वो मेरी जबरदस्ती शादी करा देते। तुमने अपनी बहन से बात की थी? हाँ सर। टाइम क्या काम करती है तू? क्या बोल रही है प्रिया? चला, वो लोग कह रहे थे कि तू धंधा करती है तू प्रिया। मुझे पता था कि ये मेरा सारा सच तुम लोगों के सामने आ जाएगा, पर इस तरीके से आएगा ही नहीं पता था, और इसलिए मैंने खुदकुशी करने का फैसला किया। तो कर लेती ना, कम से कम हमारी जान तो छुटती। प्रिया, अच्छा, तुमने बताया था कि मर्डर वाले दिन दोपहर को तुम और तुम्हारा वो दोस्त, क्या नाम है, प्रतीक, राजेश ट्यूटोरियल्स का ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे थे, राइट? देखो प्रिया, ऐसा है कि उस दिन का सारा डेटा हमारे पास है और हमें पता है कि तुम दोनों ने उस दिन लॉगिन नहीं किया था। करडे, देखो, तुम्हारे दोस्त ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है, और उस लेटर की हैंड राइटिंग इसकी हैंड राइटिंग से मैच भी कर गई है, इसलिए अब तुम भी सच सच बता दो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। मैं नहीं माना उसको, गुस्सा था मुझे टाइम, उसके वजह से उसने बीच सड़क पे पता नहीं बोलूं। प्रिया, तुमने अपनी बहन से बात नहीं की, उससे सिर्फ सवाल पूछे। तुम्हारी बहन हालात का शिकार थी, मजबूर थी। उसके जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो जबरदस्ती इस दलदल में लाई जाती हैं और वो जिंदगी भर के लिए फंस जाती, नहीं निकल पाती कहीं। लेकिन तुम्हारी बहन ने हिम्मत की थी, लेकिन तुमने सेल्फिश होकर आधी अधूरी बात सुनकर अपनी ही दीदी को मार दिया। लेके जाओ इन्हें। सर, इस यूपीएससी की बुक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर गौर किया गया है, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, वुमेन अगेंस्ट क्राइम पर हो रही कड़ी जांच। सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महिलाओं पर होने वाले केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो प्राची, जो हो रहा है वो गलत है, उसे रोकने के लिए हम हैं, लेकिन जिस मेंटल ट्रॉमा से एक विक्टिम गुजरता है ना, उसे रोकने में सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली काम आती है। अगर रिया ने अपनी फैमिली को बता दिया होता कि उसके साथ क्या हुआ है, तो शायद वो इस दलदल में फंसने से बच जाती। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है प्राची, हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमें इस स्वार्थ को हराना होगा। जिस दिन ये हमसे हार जाएगा, उस दिन हम सब जीत जाएंगे।